नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे डिजिटल चैनल एक्सप्लोर एंड ट्रैवल विद संजीव में। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण तथा दिलचस्प मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबको प्रभावित करता है और हम सबकी जो लाइफ में एक अहम भूमिका अदा। तो अभी जैसे उनको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया है, उन्होंने कुछ लिया है कि जैसे सी टर्टल्स होते हैं, वो काफ़ी गहरे समुद्र के जो जीव होते हैं। और बेसिकली जो फीमेल जो सी टर्टल होती हैं, वो जब उनको एग्स को ले करना होता है तो वो बीच पे आती हैं और बीच पे आके जो है वो अपने एग्स को ले करते हैं। और जब जो बेबीज है उसमें हैच करते हैं आफ्टर सम टाइम, तो उसके बाद बाय इंस्टिंक्ट उनको मालूम होता है कि जो है हमें सी की तरफ जाना है, ना कि लैंड को। क्योंकि बेसिकली जहाँ तक अगर टर्टल्स की बात करें तो टर्टल्स जो है वो लैंड पे भी पाए जाते हैं और सी में भी। जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो एक तरह का एक मुखौटा है जो हम दूसरों के सामने लगाते हैं, और उसी के पीछे हमारा जो है ट्रू कैरेक्टर जो है वो छुपा रहता है। और बेसिकली जब हम लाइक सपोज इसको एग्जांपल से देखें कि अगर आप एक पब्लिक मीटिंग में गए और आपने अपने वहाँ पर स्पीच से या वहाँ के अपने जो कन्वर्सेशन से सबके ऊपर एक जो इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, तो वो जो है आपकी पर्सनैलिटी का उदाहरण है। लेकिन और फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं लाइफ स्पैन थ्योरी। सो बेसिकली लाइफ स्पैन थ्योरी की बात है कि इसमें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो अपनी एज के हिसाब से उसके बिहेवियर में चेंज आता रहता है। जब वो चाइल्डहुड में होते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर होता है, और जैसे वो यूथ में आते हैं तो उनका एक बिहेवियर एक अलग हो जाता है, और ओल्ड एज में आते हैं तो उनका एक बिहेवियर अलग हो जाता है। और ये हालांकि हम इस चीज़ को काफ़ी हद तक समझ भी सकते हैं कि एक जो यूथ होते हैं उनके अंदर जो एक्साइटमेंट, जो एक्सूबरेंस जो काफ़ी हाई होती है, और उनका जो बिहेवियर है उसी पे डिपेंड करता है। थ्योरी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि जब हम समाज में हम भी अपने हर आदमी अपनी लाइफ में एक चाहता है वो डेवलप करे, वो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करता है। तो वो जैसे जैसे समाज में लोगों से इंटरेक्ट करता है तो उसको जैसा इंटरेक्शन लाइफ में मिलता है वो उसी से रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि जो पर्सन्स का जो बिहेवियर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनको जो है कैसे ट्रीट किया गया, तो वो उसी की जो है वो रेसिप्रोकल बिहेवियर वो उनका रहता है। तो ये सोशल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे डिजिटल चैनल एक्सप्लोर एंड ट्रैवल विद संजीव में। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण तथा दिलचस्प मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबको प्रभावित करता है और हम सबकी जो लाइफ में एक अहम भूमिका अदा करता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम समाज के कौन से वर्ग से आते हैं या कौन से जेंडर को हम बिलोंग करते हैं, कौन से पेशे या व्यवसाय में हम कार्यरत हैं, कितने शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, या हमारी उम्र क्या है। ये मुद्दा हम सब की लाइफ का एक अभिन्न अंग है। तो सस्पेंस को और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं खुलासा कर दूं कि आज हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास के बारे में बात करने वाले हैं।
वैसे तो अगर हम इस मुद्दे के अगर टाइटल को देखें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास, उससे हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें या अपने व्यक्तित्व में कैसे विकास लाए या उसको निखारें। बट एक्चुअली इस मुद्दे को पूरी तरह से समझना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि बेसिकली सबसे पहले तो पर्सनैलिटी वर्ड के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं। तो उस पर्सनैलिटी वर्ड को समझना ही अपने आप में एक पहले इम्पॉर्टेंट टास्क है कि पर्सनैलिटी एक्चुअली क्या होती है। और उसके अलावा जब हम उसमें और डिटेल में आगे आगे जो चीज़ें बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम पूरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को तभी हम समझ सकते हैं जब हम हर चीज़ को अच्छी तरह से समझें। वैसे तो मैंने इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो ये ब्लॉग है उसको काफ़ी जो है विस्तार से बनाया है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जो रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो इसमें जो फैक्ट्स हैं वो मैंने इसमें ऐड किया है। जैसे कि हम कई बार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हम कोर्स करते हैं और काफ़ी उसमें एक टाइम पीरियड होता है उस कोर्स के अंदर। तो बेसिकली उस पूरे कोर्स से रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मैंने इसमें ऐड किया है। तो अगर इसको आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, और इसमें आपको अपने पर्सनैलिटी के बारे में भी जानकर पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या गुण या अवगुण हैं, और आपको उसके अंदर किस तरीके से आप उसमें बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस हम ला सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये टोटल व्लॉग है इसमें मेजरली हमने क्या क्या चीज़ को ऐड किया है, तो और इसके अंदर बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स है जिसके ऊपर हम मोटे मोटे तौर पे हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर मेजरली क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कितने सेक्शंस में इस टोटल ब्लॉग को जो है डिवाइड किया गया है। जैसा कि हमने इस शॉर्ट क्लिप में देखा कि जो टोटल व्लॉग को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। बेसिकली जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम तभी समझ पाएंगे जब हमें पर्सनैलिटी के बारे में पता होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पर्सनैलिटी जो वर्ड है उसके काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन में कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको जो एक फाउंडेशन बन जाएगी, क्योंकि उसी बेस पे जो आने वाले जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं आप उसको तभी समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें पर्सनैलिटी नहीं मालूम होगी तो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन में कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, और दूसरे सेक्शंस में हम बात करेंगे थ्योरीज के बारे में, क्योंकि बेसिकली जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये कोई आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। तो जो भी एक जो टॉपिक होता है उसके ऊपर डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी रिसर्च करते हैं, और अपनी रिसर्च के बेस के ऊपर वो कुछ थ्योरीज बनाते हैं। तो बेसिकली एक पर्सन की पर्सनैलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली ये थ्योरीज उस चीज़ के बारे में बताती है कि अगर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी है तो वो किन कारणों से अच्छी होती है, और एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है
वो ख़राब है तो वो किन कारणों से होती है। तो हम सेकंड सेक्शन में कुछ जो है थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण जो सेक्शन है, ताकि हमें इस बारे में पता चलेगा कि वो क्या क्या कारक होते हैं जिनकी वजह से पर्सनैलिटी में एक जो है इफेक्ट आता है, किसी भी पर्सनैलिटी की बंदी एक शेप लेती है। तो जब हमें वो कारक पता होंगे तो क्योंकि किसी भी चीज़ का जब रूट मालूम होता है तो उसको सोल्यूशन निकालने में आसानी होती है। और फिर थर्ड सेक्शन में बात करेंगे 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सो बेसिकली जब हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। क्योंकि सपोज जब हम किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसमें क्या गुण या अवगुण है, तो उसमें एक्चुअली 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स में एक एक जो ट्रेट है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे उस व्यक्ति के करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी हैबिट्स हैं, उसके बेस पे हम एक पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति विशेष की जो पर्सनैलिटी कैसी है। तो 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि एक व्यक्ति की जो है कि उसकी जो पर्सनैलिटी में क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या बुराइयाँ हैं। और सबसे लास्ट सेक्शन में हम जो टिप्स टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी, क्योंकि जब हमें एक पर्सनैलिटी के गुण या अवगुण पता चल गए कि एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी व्यक्ति विशेष की में क्या गुण है या क्या अवगुण है, अब उसमें जो चेंजेस कैसे लाना है उसमें तो वो जो लास्ट सेक्शन है टिप्स टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, उससे बारे में अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज संजीव गोस्वामी। आई लिव इन दिल्ली। प्रोफेशनली आई वेयर मैनी हैट्स। बेसिकली आई एम MBA फाइनेंस and earn my living in the fields of accounts and finance. And besides that, I am the author. I have composed and self-published my own book on the like English vocabulary, that is mission. The name of the book is Mission Vocabulary. और उसके अलावा मैं जो है एज ए हॉबी जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे एजुकेशनल हो, मोटिवेशन या ट्रैवल पे व्लॉग्स बनाता हूँ। और जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो है इंग्लिश की जो है क्लासेस भी लेता हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो चलिए अब मुद्दे पे वापस आते हैं और सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी पे नज़र डालते हैं। कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी में हम मुख्यतः तौर पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, और बेसिकली इसमें जो मेन मीनिंग है या जो डिक्शनरी के हिसाब से पर्सनैलिटी की क्या डेफिनेशन है, हम मुख्यतः पहले उससे समझेंगे। और उसके अलावा जो है और क्या क्या इंटरप्रिटेशन जो होती हैं पर्सनैलिटी की, या पर्सनैलिटी या करैक्टर में क्या फ़र्क होता है, या जो फेमस पर्सनैलिटी है वो क्या होती है, या ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं वो क्या होती है। बट ओवरऑल जो सेक्शन का जो हमारा मेन जो टारगेट है कि हम एक पर्सनैलिटी वर्ड को पूरी अच्छी तरह से समझ लें। तो एक्चुअली अगर हम एज ए रैंडमली बात करें किसी भी व्यक्ति से कि पर्सनैलिटी क्या होती है, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में चित्र बनता है पर्सनैलिटी को लेके, किसी भी व्यक्ति का जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, उसकी वेशभूषा, उसका वो दिखने में कैसा है, तो हम सबसे पहला जो चित्र हमारे दिमाग में पर्सनैलिटी को लेके ये बनता है। और दूसरा जो पर्सनैलिटी को लेके हमारे माइंड में जो चित्र बनता है या जो आइडिया आता है पर्सनैलिटी वर्ड को लेके, वो ये है कि उस व्यक्ति का बेसिकली व्यवहार कैसा है या बिहेवियर कैसा है। तो बेसिकली जहाँ तक डेफिनेशंस की बात है, अगर हम जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो पर्सनैलिटी की जो डेफिनेशन दे रखी है, तो उसमें काफ़ी सारी जो डेफिनेशंस हैं, जिसमें से जो 3 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से पर्सनैलिटी का मतलब है किसी भी व्यक्ति विशेष के वो गुण तथा अवगुण जो उसको दूसरों से अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। और जो दूसरा जो मीनिंग है डिक्शनरी के हिसाब से, उसका मतलब है किसी भी व्यक्ति के जो गुण है जिसकी वजह से जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है, या जिसकी वजह से जो दूसरे लोग उसके जो व्यवहार से प्रभावित होते हैं, उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं। और जो थर्ड जो मीनिंग है उसमें हम बात करते हैं कि जो फेमस पर्सनैलिटी, अगर कोई भी एक जो फेमस पर्सन होता है किसी भी
अगर सपोज स्पोर्ट्स से या लाइक मीडिया से या बॉलीवुड से, तो किसी भी तरीके से तो हम उसको भी हम पर्सनैलिटी बोल देते हैं। हालांकि ये जो पर्सनैलिटी है, ये वर्ड, ये उसके एक फेम उसके लाइक उसकी जो अचीवमेंट की वजह से या उसके फेमस होने की वजह से इसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर सही मायने में जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें किसी की फेमस के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो कितना पॉपुलर है, उसकी फेम के ऊपर उसकी पर्सनालिटी डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके व्यवहार पे डिपेंड करती है, उसके जो एटिकेट हैं, जो मैनर्स हैं। सो बेसिकली उसके अलावा जब हम पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो सबसे जो मेन एक मुद्दा इसमें समझने का है कि पर्सनैलिटी और करेक्टर में क्या फ़र्क है। क्योंकि एक्चुअली जो दोनों जो हैं कई बार जो है हम इंटरचेंजेबली उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी और करेक्टर में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले एक्चुअली करेक्टर को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी के व्यक्ति के करेक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली हम उसमें उसके जो मोरालिटी है, उसकी जो मोरल क्वालिटीज़ है, जो एथिक्स, जो नैतिक उसके जो गुण अवगुण है, कि वो अब जो लोगों से व्यवहार करता है तो वो कितना मतलब कितनी काइंडनेस से या क्रूअल्टी से वो पेश आता है लोगों से, या कितनी फेयरनेस से या अनफेयरनेस से उसके जो इंटरेक्शन पब्लिक से रहता है, या उसके अंदर मतलब उसके व्यवहार में क्या जेनरॉसिटी है या मीननेस है, मतलब कि वो कितना मतलब लोगों को हेल्प करने में या जो चैरिटी करने में कितनी तरह से इन्वॉल्व है या नहीं है। तो बेसिकली मोर और ऑनेस्टी या एक डिसऑनेस्टी की भी बात आती है जब नैतिकता की बात करते हैं कि आप अपने जो भी आप पब्लिक से जो इंटरेक्ट करते हैं उसमें आपकी कितनी ऑनेस्टी है या डिसऑनेस्टी है। तो बेसिकली जब हम किसी व्यक्ति के करेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें उसकी हम मोरल क्वालिटीज़ की बात करते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली उसका जो एक आउटवर्ड अपीयरेंस है, जब वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करता है तो कितने एटिकेट्स और मैनर से और कितनी उसमें पोलाइटनेस है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जब भी हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मेन मुद्दा उसमें जो मेन जो फोकस रहता है उस व्यक्ति के जो आउटवर्ड अपीयरेंस के ऊपर रहता है। और हालांकि अगर हम इन दोनों के डिफरेंस को समझें तो एक जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो एक तरह का एक मुखौटा है जो हम दूसरों के सामने लगाते हैं, और उसी के पीछे हमारा जो है ट्रू करेक्टर जो है वो छुपा रहता है। और बेसिकली जब हम लाइक सपोज इसको एग्जांपल से देखें कि अगर आप एक पब्लिक मीटिंग में गए और आपने अपने वहाँ पर स्पीच से या वहाँ के अपने जो कन्वर्सेशन से सबके ऊपर एक जो इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, तो वो जो है आपकी पर्सनैलिटी का उदाहरण है। लेकिन आपकी अपनी रियल लाइफ में कभी आपको एक सिचुएशंस में अगर एक चुनाव करना है जिसमें सच्चाई या जो ट्रुथ या जो लाई के सामने जो एक चॉइस की बात आती है, तो उसमें आपकी जो इंटेग्रिटी है, आपका जो करेक्टर है वहाँ पर शो करता है कि आप किस तरीके से वहाँ पर एक्शन लेते हैं, आप क्या सच का साथ देते हैं या नहीं। तो ये जो एक करेक्टर का अलग होता है। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम किसी की व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं। अगर सपोज आप किसी से मिले और आपको किसी दूसरे बंदे को बता रहे हैं उसके बारे में वो कैसा पर्सन है, तो हम ये भी कह देते हैं ही इज़ वेरी आउट गोइंग, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो हम ऑनेस्ट को भी एज ए पर्सनैलिटी बोल देते हैं, हालांकि वो जो है वो एक करेक्टर वाली बात आ जाती है। लेकिन जो पर्सनैलिटी है वो बेसिकली हमारे जो आउटवर्ड अपीयरेंस को शो करती है, और जो करेक्टर है वो हमारे जो रियल लाइफ में हम कैसे बिहेव करते हैं वो उसको प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली जहाँ तक पर्सनैलिटी की बात है वो एक टेक्निक पे डिपेंड करती है कि हम किस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपना प्रेजेंटेशन दूसरे लोगों को दें। लेकिन जो करेक्टर है वो हमारे ट्रू जो एक मोरल एथिक्स है उसको शो करता है कि हम कितने अपनी लाइफ में मोरालिटी से लोग से बिहेव करते हैं। तो जैसे कि अगर एक एजुकेशन की भी बात करें तो हम एजुकेशन में जो है पर्सनैलिटी पे जो स्कूल वगैरह में जब बच्चों को एक एजुकेशन दी जाती है तो उसमें उनको एटिकेट, मैनर्स, डिसिप्लिन पे फोकस किया जाता है। लेकिन अगर एक अच्छे हम जैसे स्कूलों की बात करें जैसे गुरुकुल वगैरह में, उसमें जो है वो जो बच्चों को एक अलग तरीके से उनको एक जो मोरालिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक फेमस पर्सनैलिटी
कोई वो स्पोर्ट्स से हो सकता है या वो किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो सकता है। तो उसमें वो पर्सन अपनी रियल लाइफ में कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी को एक्चुअली ट्रू करेक्टर पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसमें एटिकेट है, मैनर्स है, वो लोगों को जो है सही तरीके से बिहेव करता है, पोलाइटनेस है या नहीं। लेकिन अगर उसकी सिर्फ अगर हम अचीवमेंट के बेस को जो उसको पर्सनैलिटी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो हमारे एटिकेट और मैनर्स पे डिपेंड करती है। और एक बात आती है ग्रेट पर्सनैलिटी। तो बेसिकली जैसे हमने बात की कि जो पर्सनैलिटी में जो हमारा आउटवर्ड अपीयरेंस होता है, लेकिन करेक्टर में हमारे जो ट्रू जो हमारी मोरालिटी जो एथिक्स होते हैं, तो जो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं हम उसमें अगर देखें तो वो लोगों की पर्सनैलिटी तो डेफिनेटली अच्छी होगी उनके एटिकेट मैनर्स, लेकिन उसके साथ साथ में जो उनका जो है जो मोरल क्वालिटीज़ हैं वो भी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की होती हैं, जिसमें वो काफ़ी डेडिकेटेड रहते हैं लोगों की हेल्प करने में। तो इस वजह से वो कई बार जो है लोगों की हेल्प करते करते जो है वो कई बार जो है अपनी लाइफ भी उसमें सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो इसलिए वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महान जिसको लोग बोलते हैं या ग्रेट पर्सनैलिटी, तो वो तब बन पाते हैं। तो कोई भी ग्रेट पर्सनैलिटी होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर एटिकेट और मैनर्स तो होना स्वाभाविक ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जिसका एटिकेट और मैनर्स हैं तो वो उसके अंदर जो मोरल क्वालिटीज़ भी अच्छी होगी और वो जो है ग्रेट पर्सनैलिटी की कैटेगरी में आएगा। और अगर जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें हमारे इंडियन हिस्ट्री में, तो हमारी इंडियन हिस्ट्री में कई तरह के जो ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। सो बहुत सारे जो अनगिनत ऐसे जो है महानुभाव जो ग्रेट पर्सनैलिटी को हम बात कर सकते हैं कि जिन्होंने अपनी जो लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया कंट्री के लिए और लोगों की एक वेलफेयर के लिए। तो बेसिकली आई थिंक ये हमने कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्सनैलिटी का बेसिकली मतलब जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मेन हमारा फोकस उसमें हमारे जो आउटवर्ड अपीयरेंस और हमारे जो एटिकेट और मैनर्स उसको हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इसमें हमारा, क्योंकि जहाँ तक मोरल क्वालिटी की बात है वो एक सिर्फ एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पूरी तरह से किसी की जो मोरल करैक्टर को चेंज करना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारी बहुत सारी लाइफ अदर सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, हमारी एजुकेशन पे, हमारी इन्वायरमेंट पे। तो बट बेसिकली जब हम लोग जाते हैं कि हम चाहते हैं कि हम पब्लिक से इंटरेक्ट करें अपनी जॉब में या लोगों से अपने जो प्रोफेशन में जो लोगों से इंटरेक्ट करें, तो उस समय में जो मेन जो सबसे प्रेजेंटेबल चीज़ है वो है हमारी जो आउटवर्ड अपीयरेंस और एटिकेट और मैनर्स। तो चलिए ये हमारा आई थिंक इससे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं और हम जो सेक्शन 2 में जो है जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई जो थ्योरीज है तो उस पर नज़र डालते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करते हैं। तो लास्ट सेक्शन में हमने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे थ्योरीज के बारे में कि जो जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो थ्योरीज दी है, अब उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि थ्योरीज के बारे में बात करें तो हम एक बार जो लास्ट सेक्शन में हमने बात की कि कैसे कैसे जो पर्सनैलिटी है वो एक्चुअली उसका रियल मीनिंग क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस क्या है और बेसिकली पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में क्या फ़र्क होता है। हालांकि हम दोनों को उसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी एक अलग चीज़ है और करैक्टर एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा जो करैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी पर्सनैलिटी में दिखता है। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रोवर्ब के बारे में बोलूं तो एक काफ़ी पॉपुलर प्रोवर्ब है जिसके हिसाब से कहते हैं कि वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स फॉर दे बिकम योर एक्शंस, watch your actions for they become your habit
and watch your habit for they become your character, and watch your character for they become your destiny. So basically हम जैसे अगर थॉट्स की बात कर रहे हैं तो थॉट्स हमारी इंटरनल चीज़ है, वो दूसरों लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन अगर हमारी थॉट्स प्योर होंगी और थॉट्स अगर अच्छी होंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट वे में जो है या वो ऑटोमेटिकली हमारे उसके पर्सनैलिटी में भी उसका जो है एक इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो करेक्टर का जो असर है वो हमारी पर्सनैलिटी पर भी पड़ता है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने जो इस सेक्शन में थ्योरीज़ के बारे में। तो बेसिकली अगर हम थ्योरीज़ की बात करें तो जो एक्सपर्ट्स के द्वारा थ्योरीज़ दी गई हैं उसमें से बेसिकली 6 थ्योरीज़ हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो वो है साइको एनालिटिक थ्योरी, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रॉयड, उनके द्वारा दी गई है। तो बेसिकली उसमें एक माइंड की स्टडी के हिसाब से उन्होंने थ्योरी निकाली है कि किस तरीके से जो हमारे जो माइंड है वो उसके जो एक्टिविटीज़ है जो अपने माइंड की वजह से जो है उसका इम्पैक्ट आता है हमारे बिहेवियर के ऊपर। और सेकंड जो थ्योरी है वो ट्रेड्स थ्योरी, वो ट्रेड्स थ्योरी जो है वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई है। और जो तीसरी जो थ्योरी है वो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। और फोर्थ नंबर पे आती है एवोल्यूशन थ्योरी। और जो फिफ्थ नंबर पे है वो है लाइफ स्पैन थ्योरी। और सिक्स पे जो है वो है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो अब जहाँ तक अगर हम साइको एनालिटिक थ्योरी की बात करें, जो न्यूरोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रॉयड, तो उनके हिसाब से उन्होंने काफ़ी बड़े अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि क्या है कि बेसिकली हम जो लाइफ में कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो बेसिकली हमारा जो माइंड है उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसी के बेस पे जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड ने जो है उसको हमारे माइंड को बताया कि हमारे माइंड के अंदर जो है 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन है वो है आईडी, और सेकंड नंबर पे जो है वो ईगो, और थर्ड नंबर पे आता है सुपर ईगो। सो बेसिकली आईडी से जो सिगमंड फ्रॉयड का कहना है कि जो आईडी वाला जो पार्ट है हमारा माइंड का, उसमें हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर बेसिकली इसमें हम ज़्यादा हमारी थॉट्स या हमारा कोई लाइफ का पुराना एक्सपीरियंस या किसी और की गाइडेंस का इन्वॉल्व नहीं होता, वो बाय इंस्टिंक्ट हम उसको करते हैं। तो अभी जैसे उनको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया है, उन्होंने कुछ लिया है कि जैसे सी टर्टल्स होते हैं, वो काफ़ी गहरे समुंदर के जो जीव होते हैं, और बेसिकली जो फीमेल जो सी टर्टल होती हैं वो जब उनको एग्स को ले करना होता है तो वो बीच पे आती हैं, और बीच पे आके जो है वो अपने एग्स को ले करते हैं, और जब जो बेबीज है उसमें हैच करते हैं आफ्टर सम टाइम, तो उसके बाद बाय इंस्टिंक्ट उनको मालूम होता है कि जो है हमें सी की तरफ जाना है ना कि लैंड को। क्योंकि बेसिकली जहाँ तक अगर टर्टल्स की बात करें तो टर्टल्स जो है वो लैंड पे भी पाए जाते हैं और सी में भी। तो बेसिकली जो सी टर्टल्स हैं उनका ये इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है कि वो जो है वो सी की तरफ ऑटोमेटिक चले जाते हैं। और जहाँ तक अगर हम और एग्जांपल की बात करें कि जैसे जो मर्सुपियल्स हैं, जो कैंगरूज हैं, उनके जो बेबी जो है वो अनडेवलप्ड बेबी को वो बर्थ देते हैं जन्म, तो वो उनके जो बेबीज़ को ऑटोमेटिकली मालूम होता है कि जो उसको अपनी जो मदर की जो पाउच है उसके अंदर शिफ्ट करना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें वो जो है ज़्यादा थॉट्स ना इन्वॉल्व करके बाय इंस्टिंक्ट जो है एक्टिविटी करते हैं। और जो सेकंड नंबर पे जो साइकोएनालिटिक थ्योरी में आता है वो आता है ईगो। सो बेसिकली ये ईगो जो हम जो जनरली ईगो वर्ड समझते हैं, एक जो अहम वाला, ये वो ईगो नहीं है। इस ईगो का मतलब है कि जो फर्स्ट जो हमारा आईडी वाला जो हमारा बिहेवियर था वो हमारे इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर होते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा थॉट्स या कोई एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो ईगो वाले जो बिहेवियर हैं वो बेसिकली उसके अंदर वो पूरी तरह से इंस्टिंक्चुअल नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो है एक मैच्योर लेवल की एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो है थॉट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कि जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जब एक हॉर्स के ऊपर जब उसका जो हॉर्स राइडर है वो उसको जब कंट्रोल करता है तो वो उसके जो लगाम है उसको कई बार उसको टाइट करता है, कई बार लूज देता है, तो एक तरह से उसको
वो कभी कभी उसको जो है वो ढील देता है और कभी कभी वो कंट्रोल करता है। तो बेसिकली जो ईगो का काम है वो आईडी को जो है वो एक तरह से जो इंसेक्सुअल बिहेवियर है उनको जो कंट्रोल भी करना है और उनको एक फ्रीडम भी देना है। और उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे जो आता है वो सुपर ईगो। तो एक्चुअली जो सुपर ईगो के अंदर जितने भी बिहेवियर्स होते हैं वो काफ़ी मैच्योर लेवल के बिहेवियर्स होते हैं। और उसके अंदर जो है जो भी एक्टिविटीज़ लोग करते हैं उनकी जो पेरेंटल गाइडेंस है या उनका जो एक विजडम है, लाइफ का एक्सपीरियंसेस है, उसमें वो काफ़ी गहराई से एक एक चीज़ को देखते हैं इसमें क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद ही वो एक्टिविटी करते हैं। तो बेसिकली ये जो साइकोनोटिक थ्योरी जो है जो सिगमंड फ्रॉइड जो न्यूरोलॉजिस्ट है ये उन्होंने दी है। और उसके बाद हम दूसरी थ्योरी पे आते हैं, ट्रेट्स थ्योरी। सो ट्रेट्स थ्योरी बेसिकली जो 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट जो अभी हम थर्ड सेक्शन में बात करेंगे कि जब मैंने अभी पहले जिक्र किया था कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को देखते हैं और उस एक्टिविटीज़ को हम ग्रुप में डिवाइड करके टोटल 5 उसके बनते हैं ट्रेड्स, जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो ट्रेड्स थ्योरी ये कहती है कि हर व्यक्ति जो है वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर के साथ में ही उसका है और वो उसको एक वो फिक्स है कि वो वैसे ही बिहेव करेगा। तो उसके हिसाब से हम जब उसको एनालाइज करते हैं कि ये व्यक्ति का, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी काम करता है वो उसकी नज़र में सही होता है और वो हो सकता है वो दूसरे की नज़र में सही ना हो। तो उस स्टेज थ्योरी को बेसिकली इसी चीज़ पे किया। इसमें हम ये नहीं देखते कि ये रीज़न क्या है या ओरिजिन क्या है, हम स्टेज थ्योरी में ये देखते हैं कि जो व्यक्ति हैं वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं और हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है कि जो मैंने बिहेव किया है वो ठीक किया है। तो वो ट्रेस थ्योरी बेसिकली वो है। और थर्ड नंबर पे आती है जो एवोल्यूशन थ्योरी। अगर की हम बात करें तो एवोल्यूशन थ्योरी का मतलब है कि अगर जैसे जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो काफ़ी टाइम से, लाखों साल से यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इवन जब हम करोड़ों साल पहले की बात करते हैं कि डायनासोर थे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे लाइफ जो अर्थ में एग्जिस्टेंस बढ़ी, तो उस हिसाब से जो ह्यूमन बींग्स भी हैं वो भी काफ़ी एजिस के बाद में धीरे धीरे डेवलप होके आज हम जो इस स्टेज पर आए हैं। तो उसमें भी जो ह्यूमन बींग्स के जो है वो बॉडी में और उनके जो मेंटल जो प्रोसेस है और उनका जो लाइफस्टाइल है, जो पहले लोग एक ट्राइब में रहते थे, तो उनका कहना है कि जो एवोल्यूशन थ्योरी है वो बेसिकली एक ह्यूमन बींग्स के जो जैसे जैसे उनमें डेवलप हुआ फिजिकल और मेंटल, ये उसके बेस पे जो एवोल्यूशन थ्योरी है वो उस पर डिपेंड करती है। और फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं लाइफ स्पैन थ्योरी। सो बेसिकली लाइफ स्पैन थ्योरी की बात है कि इसमें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो अपनी एज के हिसाब से उसके बिहेवियर में चेंज आता रहता है। जब वो चाइल्डहुड में होते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर होता है और जैसे वो यूथ में आते हैं तो उनका एक बिहेवियर एक अलग हो जाता है और ओल्ड एज में आते हैं तो उनका एक बिहेवियर अलग हो जाता है। और ये हालांकि हम इस चीज़ को काफ़ी हद तक समझ भी सकते हैं कि एक जो यूथ होते हैं उनके अंदर जो एक्साइटमेंट, जो एक्सूबरेंस जो काफ़ी हाई होती है और उनका जो बिहेवियर है उसी पे डिपेंड करता है। और जो एक चाइल्डहुड बिहेवियर में एक इनोसेंस ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे लोग हम अपनी लाइफ में आगे मैच्योरिटी पे जाते हैं तो उसके अंदर जो है एक विजडम आ जाती है। तो ये जो बिहेवियर है कि लाइफ स्पैन थ्योरी यही कहती है कि जो भी व्यक्ति एक बिहेवियर है वो उसके लाइफ अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। और एक जो दूसरी जो इसके बाद जो हम बात करेंगे है वो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि जब हम समाज में हम भी अपने हर आदमी अपनी लाइफ में एक चाहता है वो डेवलप करे, वो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करता है। तो वो जैसे जैसे समाज में लोगों से इंटरेक्ट करता है तो उसको जैसा इंटरेक्शन लाइफ में मिलता है वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि जो पर्सन का जो बिहेवियर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनको जो है कैसे ट्रीट किया गया, तो वो उसी की जो है वो रेसिप्रोकल बिहेवियर वो उनका रहता है। तो ये सोशल कॉग्निटिव। लास्ट बट नॉट लीस्ट इन द लिस्ट इज द ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बारे में बात करने से पहले हमें टर्म ह्यूमनिस्टिक को समझना बहुत आवश्यक है। तो एक्चुअली ह्यूमनिस्टिक जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बिलीविंग इन और बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म। और ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म इज सिस्टम ऑफ थॉट दैट कंसिडर्स सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम थ्रू रीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलीजियस बिलीव्स।
सो यानी कि ओवरऑल जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है वो ह्यूमन प्रॉब्लम से संबंधित है। और जहाँ तक अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो इसमें दो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को डेवलप मेनली किया है, जिसमें दोनों ही जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें से पहले हैं अब्राहम मैस्लो और दूसरे हैं कार्ल रोजर्स। तो अभी हम इससे पहले कि हम दोनों एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई जो थ्योरीज़ के जो मेन पॉइंट्स हैं और उसके बारे में डिस्कस करें, तो पहले अभी एक बारी हम जो सेक्शन 2 में हमने जितनी भी थ्योरीज़ की है जो इसका हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी जो साइकोएनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने दी है। तो बेसिकली जो सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि जो ह्यूमन बींग्स के जो कुछ एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जो है बिल्कुल जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ जो सेमी कॉन्शियस माइंड से करते हैं, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वो जो है कॉन्शियस माइंड से करते हैं। तो उन्होंने बेसिकली माइंड के जो 3 सेक्शन के बारे में बात की थी। अब हम ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमने जस्ट एक क्विक रिव्यू ले रहे हैं। और दूसरे जो उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने बात की जो टेट्स थ्योरी के बारे में। जो एक्चुअली टेट्स थ्योरी बेसिकली वही है कि जो हर ह्यूमन बीइंग है वो अपने हिसाब से जो बिहेव करता है, उनका अपना एक स्टाइल होता है बिहेव करने का, और वो जो सोचता है कि वो अपने हिसाब से सर्कमस्टांसिस के हिसाब से जो है वो ठीक बिहेवियर करने की कोशिश करता है। और जब हम सारे उन बिहेवियर्स को एनालाइज करते हैं तो उसको बेसिकली डिफरेंट पर्सन्स के जो टाइप ऑफ बिहेवियर को हम 5 ट्रेड्स में बांट सकते हैं, जो जिसको हम 5 बिग ट्रेड्स भी बोलते हैं, जो हम अभी आगे बात करेंगे सेक्शन 3 में। तो ट्रेड्स थ्योरी बेसिकली यही है जिसमें किसी रीज़न के बारे में बात नहीं की गई, सिर्फ एक ह्यूमन बींग्स के जो टिपिकल बिहेवियर्स होते हैं उनका जो है एक कैटेगराइजेशन उसमें किया गया। और तीसरे नंबर पे हमने जो एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में बात की। तो बेसिकली एवोल्यूशन थ्योरी क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स का जो उनके उद्गम से लेकर, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो लाखों साल से एग्जिस्ट करते हैं, और एक्चुअली टाइम के हिसाब से जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स ने इवॉल्व किया, उनकी लाइक बॉडी और माइंड में भी धीरे धीरे बदलाव आते रहे। और क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हम एज ए ह्यूमन बींग हम 7th वो हैं होमो सेपियंस जिसे बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी में भी इवॉल्वमेंट हुआ, और उनका जो लिविंग स्टाइल था उसमें भी इवॉल्वमेंट होता रहा। तो उस बेस के हिसाब से जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स का ये सारे बदलाव आए, तो उसके हिसाब से जो है ह्यूमन बींग्स के जो बिहेवियर में बदलाव आए उसी को जो है एवोल्यूशन थ्योरी बोलते हैं। और 4th नंबर पे हमने लाइफ स्पैन थ्योरी के बारे में बात किया था। तो लाइफ स्पैन थ्योरी बेसिकली जैसे नाम से ही क्लियर है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं अपनी लाइफ के जो स्पेंड करते हैं होल लाइफ, उसमें जो डिफरेंट जो उनकी स्टेजेस होती हैं, जब वो चाइल्डहुड में होते हैं तो उनका एक लाइक अलग बिहेवियर होता है, और जो यूथ में आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है जो यूथ में एक्सूबरेंस ज़्यादा होती है उनका एक बिहेवियर एक अलग पैटर्न होता है, और ओल्ड एज में एक जो विजडम होती है वो अलग पैटर्न का होता है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी एक जस्ट क्विक रिव्यू हम ले रहे थे। तो ये 4th लाइफ स्पैन में था। और 5वां हमने सोशल कॉग्निटिव जो थ्योरी है उसमें बेसिकली हमने यही देखा था कि जो ह्यूमन बींग्स के जो बिहेवियर हैं वो लाइक वो रेसिप्रोकल बिहेवियर होते हैं, जैसा उनको ट्रीट किया जाता है उसको वो रेसिप्रोकेट करते हैं। अब जहाँ तक ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की बात है, तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है अगर हम सब थ्योरी से कंपेयर करें तो इसमें जो दिए गए जो फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी या करैक्टर को अफेक्ट करते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली हैं, और काफ़ी वो रियलिस्टिक है, क्योंकि इसमें ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स की जो होल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो इसलिए वो जो फैक्टर्स हैं उसको वो काफ़ी रेलिवेंट है, हम अपनी लाइफ से उसको काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। और जहाँ तक अगर हम एज ए फंडामेंटल वे में बात करें तो जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है बेसिकली वो यही इसमें जो मेन तर्क उसमें यही है कि जो ह्यूमन बीइंग जो भी काम करते हैं तो बेसिकली उनका जो मेन टारगेट होता है उसमें वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, वो अपनी चाहते हैं कि वो ग्रो करें, और साथ ही साथ जो दूसरी जो मानव जाति जो है उसके बारे में भी वो सोच के चलते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का एक जो नेचुरल बिहेवियर है वो काफ़ी ह्यूमैनिटी वाला होता है, और उसके अलावा वो एनिमल किंगडम हो या नेचर हो उसके बारे में भी जो उसकी वेलबींग के बारे में भी सोच के चलते हैं। और एक्चुअली जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ये मानती है कि मूल रूप से जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं वो अच्छे ही होते हैं, और उनका जो मेन जो टारगेट वो यही है कि वो कैसे
अपनी जो उनकी जो फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनके स्किल्स हैं, उसको वो और अपनी बुद्धि विवेक वगैरह को इस्तेमाल करते हुए जो कैसे वो अपने जो बेस्ट से बेस्ट अपने आप को बनाएं और दूसरे लाइक ह्यूमन बींग्स के बारे में भी सोचें और अपने आप को भी बेस्ट करें। और अगर हम इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो दोनों ही जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो कार्ल रोजर्स हो या अब्राहम मैस्लो, दोनों का जो उन्होंने जो तो इसमें जो टेक्निकल टर्म है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो एक्चुअली जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उनका जो एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो निरंतर जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जो है बढ़ते रहते हैं, या एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो सबसे जो मेन मोटिवेशनल फोर्स है ह्यूमन बींग जो भी कार्य करते हैं उसके मेरे पीछे मेन मोटिवेशन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही रहता है। तो अभी इससे पहले कि हम जो दोनों एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई थ्योरीज़ के बारे में बात करें, क्या क्या उनके कॉमन फैक्टर्स है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और एक्चुअली जो टोटल ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के आसपास ही रिवॉल्व करती है। तो अभी हम आगे आगे इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो उससे पहले जो है हम एक बारी ये देख लेते हैं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं पता होगा तो आगे के पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। तो जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक जो कंपाउंड वर्ड है, इसमें दो वर्ड हैं, सेल्फ और एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ तो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि सेल्फ का मतलब है खुद, और एक्चुअलाइजेशन में अगर हम उसका बेस वर्ड एक्चुअल को देखें तो एक्चुअल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रियल और एग्जिस्ट इन फैक्ट, उसको हम एक्चुअल बोलते हैं। बट जो डिक्शनरी के हिसाब से जो कंबाइंड जो मीनिंग है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वो यही है जो हमने पहले डिस्कस किया कि द फैक्ट ऑफ यूजिंग योर स्किल एंड एबिलिटीज टू improve your whatever you are, you want to become better version of yourself and you want to grow yourself. So basically self actualization इसी से रिलेटेड है। तो चलिए अब हमने एक जो बेसिक आइडिया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ले लिया है, अब हम जो है डिटेल में जो है दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं उसके द्वारा जो दी गई थ्योरीज है उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले एक बार ये एक समराइज ओवरव्यू ले लेते हैं कि दोनों एक्सपर्ट ने जो है, क्योंकि हालांकि उनका जो एक बेसिक जो पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दोनों में सेम है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने डिफरेंट कुछ फैक्टर्स दिए हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स ने। एक जस्ट इसका क्विक ओवरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंडिविजुअली जो है दोनों एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गए जो थ्योरी है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोनों एक्सपर्ट्स द्वारा जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में जो मेन पॉइंट्स जो दिए हैं उसका एक क्विक ओवरव्यू हमने ले लिया है। तो चलिए अब हम इंडिविजुअली जो है दोनों एक्सपर्ट्स के जो पॉइंट्स को जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो की जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स है। तो एक्चुअली अब्राहम मैस्लो ने जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को जो है वो 5 टियर मॉडल के हिसाब से बताया है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो दोनों ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जो कॉमन एस्पेक्ट्स है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही है। तो उसी हिसाब से जो अब्राहम मैस्लो है वो उन्होंने बनाया कि जो अगर हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना है तो उसको हमें 5 स्टेजेस से होकर निकलना पड़ता है, जो कि बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स की जो कलेक्टिव नीड्स होती हैं लाइफ की
तो सबसे टॉप में तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है और सबसे बॉटम में जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। जैसे कि हर ह्यूमन बींग्स को कुछ जो अपने सर्वाइवल से रिलेटेड नीड्स होती हैं, जब फूड हुआ या शेल्टर हुआ, जो क्लोथ्स हुए, तो वो सबसे नीचे जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स है। और अब्राहम मैस्लो का कहना है कि जब हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो पूरी हो जाती हैं तो वो उसका जो है मोटिवेशन हमारे लिए ख़त्म हो जाता है। तो हमारा जो फोकस है वो उसको जो जो उससे ऊपर वाली जो नीड होती है उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा जाता है। तो सेकंड नंबर पे उन्होंने रखा है जो सिक्योरिटी नीड्स हैं। तो बेसिकली हमें सर्वाइवल नीड्स पूरी होने के बाद में जो दूसरा जो एक प्रेफरेंस जो ह्यूमन बींग जनरली देते हैं वो है सिक्योरिटी का। अब सिक्योरिटी में बहुत अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, पर्सनल सिक्योरिटी है, या एजुकेशन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी। तो ये जितनी तरह की जो सिक्योरिटीज़ हैं ये हमारी जो सेकंड कलेक्टिव नीड्स होती हैं ह्यूमन बींग्स की। और जो तीसरे नंबर पे आती हैं जो है वो है बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। तो एक्चुअली लव एंड बिलोंगिंगनेस का जो है वो जो हमारे, चाहे हमारी वो फैमिली हो या हमारे जो सोसाइटी हो, डिफरेंट हमारे फ्रेंड्स हो, तो उनके साथ में जो हमारा इंटरेक्शन होता है और ये एक अफेक्शन वाला जो उनसे रिलेशनशिप होता है, चाहे वो इंटीमेसी का रिलेशन हो या हमारा फैमिली रिलेशन हो या एक फ्रेंडशिप वाला हो, वो जो सारे हैं वो थर्ड नंबर पे ये सारी जो नीड्स आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली। और फोर्थ नंबर पे आती है जो है एस्टीम नीड्स। तो एस्टीम नीड्स में एक्चुअली दो पार्ट हैं, वो एस्टीम फॉर वन सेल्फ आल्सो, फॉर लाइक अगर हम अपने आप को हम जो खुद रिस्पेक्ट देते हैं वो भी एक रिस्पेक्ट है। और एक जो रिस्पेक्ट हमें सोसाइटी से मिलती है, जो एक्सेप्टेंस हमें सोसाइटी से मिलता है, हमारी जो एक रेपुटेशन होती है, तो ये हमारी जो है फोर्थ नंबर की जो है कलेक्टिव नीड्स में आती हैं। और हर ह्यूमन बींग्स ये चाहता है कि उसका एक उसकी अच्छी पॉपुलैरिटी हो, रेपुटेशन हो, उसको लोग जो है उसको एक्सेप्ट करें। तो ये फोर्थ नंबर की जो नीड्स हमारी है। और अल्टीमेटली जो सबसे लास्ट पे वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं। तो वो तो हम जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एक तरह से हमारी सारी नीड्स पूरी हो गई, बेसिक फिजियोलॉजिकल भी हो गई, हमारी सिक्योरिटी भी हो गई, उसके बाद जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी नीड होती है जिसपे हम एक फुली फंक्शनल ह्यूमन बीइंग बन पाते हैं। उसमें हमारी जो है अचीवमेंट के साथ साथ में और भी कई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मोरालिटी पार्ट हो गया। तो अब एक्चुअली डिफरेंट पर्सन के लिए जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए एक अच्छा पेरेंट बनना जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है, किसी के लिए जो अपने जो वर्क में जो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करना वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है। कोई अगर किसी में कोई जो हर एक ह्यूमन बीइंग में जो एक क्रिएटिव टैलेंट होता है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो क्रिएटिव टैलेंट के बारे में भी बात की जाती है कि वो अपने क्रिएटिव टैलेंट को भी इन्हांस करना चाहते हैं। और अगर जो जहाँ तक इन्वेंशन की बात है तो वो भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। एक्चुअली जो अब्राहम मैस्लो ने जो ये एक जो लीनियर उसमें पिरामिड में शो किया जो फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये एक्चुअली जनरली तो ये लीनियर उसमें ही चलती हैं कि जैसे एक के बाद जैसे जो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तो उसके बाद जो है दूसरी वाली नीड रेलिवेंट होती है। बट इसके ऑर्डर में जो है ज़्यादातर तो जो ऐसी ही रहती है, बट उसमें कई बारी ऊपर नीचे ऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के लिए जो है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोर देन की सेल्फ इस्टीम। और डिफरेंट जो लोग हैं, किसी के लिए जो होता है इवन फिजियोलॉजिकल नीड से ज़्यादा जो है उसका क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर मान लो उनके अगर अब्यूसिव पेरेंट्स भी हों या वो उनको पनिश करते हों, उनको अगर किसी वजह से उनको, तो अगर वो उनकी पिटाई भी करते हैं तो फिर भी वो उनके साथ में जो है क्लिंग करना पसंद करते हैं, उसके पास आना पसंद करते हैं। तो उनके लिए जो है लव एंड बिलोंगिंगनेस जो है एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बजाय सिक्योरिटी के। तो इस तरह से, और कई बार ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, कोई किसी के केस में कोई जॉब लॉस हुआ, किसी के साथ में कोई डिवोर्स का मैटर है, किसी का कोई इलनेस आ सकती है जिसकी वजह से जो है वो जो उनकी जो नीचे वाली नीड्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन सकती हैं, जो ऊपर वाली नीड्स हैं वो सेकेंडरी हो सकती हैं।
बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों में इसी तरीके से जो नीड्स का डेवलपमेंट होता है कि एक जो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है, सर्वाइवल नीड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे को फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी फुलफिल नहीं होंगी तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैं हमने बात की कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिर्फ एक अचीवमेंट की बात नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे एक साइकोलॉजिकल उसमें जो कंफर्ट होता है और साइकोलॉजिकल जो सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें जो तभी पूरी हो सकती है जब हम उसको फ्री माइंड से अपना जो उस पर फोकस कर सकें। और हालांकि जो डिफरेंट पर्सन है उनकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो डेफिनेशन अपने हिसाब से अलग हो सकती है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छा पेरेंट बनना जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, किसी के लिए कोई क्रिएटिव टैलेंट में उन्होंने एक्सीलेंस ले ली तो वो उनके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, किसी का वर्क से रिलेटेड हो सकता है, किसी ने कोई ऐसा इन्वेंशन किया तो वो उसके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है। परंतु और इवन डिग्रीज का भी फर्क आ जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसको कम चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि हम तो अपनी जो है अपनी नेक्स्ट साथ जो जनरेशन तक के लिए हम अर्न कर लें, तब तक हम फाइनेंशियल सिक्योर नहीं फील करेंगे। तो ये डिग्रीज का कई बार फ़र्क आ जाता है, और जैसे मैंने बोला है कि हर एक का एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो अलग हो जाती है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिर्फ अचीवमेंट की बात नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे हमारी पर्सनैलिटी को शो करने वाले बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। तो जिसमें जो अब्राहम मास्लो ने जो है 18 जो रेपुटेड पर्सन्स होते हैं उनका जो लाइफ को एनालाइज करके जो है करीब 15 के करीब जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन की होती हैं, तो वो उनको भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले उसके बारे में बात करने से पहले अब एक बारी जो है हम जो है कार्ल रोजर्स द्वारा जो दी गई जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है पहले एक बार उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन की, फिर तो उसके बाद हम तो उसको देखेंगे। तो अब्राहम मैस्लो के जो 5 टियर मॉडल जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का है उसको समझने के बाद चलिए हम बात करते हैं कार्ल रोजर्स की जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है उसके क्या मेन पॉइंट है। तो एक्चुअली कार्ल रोजर्स के भी जो है एक्चुअली अगर कार्ल रोजर्स को जो थ्योरी है उसको अगर हम मेजरली देखें तो उसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, और दूसरा जो है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और तीसरा है कोर कंडीशन, और चौथा है फ्री विल। तो हम एक एक करके ये जो पॉइंट्स है इसको समझ लेते हैं कि क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि चाहे वो कार्ल रोजर हो चाहे अब्राहम मैस्लो, दोनों ही जो है वो बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में कि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक जो इनबॉर्न एक जो टेंडेंसी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ के जाने के लिए। तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि अब्राहम मैस्लो ने जो है वो हमारे को एक 5 टियर मॉडल दिया है कि कैसे कैसे जो हम अपनी नीड्स को पूरा करते हुए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। और हालांकि कहीं ना कहीं जो इन कंडीशंस के अलावा भी और नीड्स के अलावा भी और भी कंडीशन होती है जो भी हम आगे बात करेंगे। जो कार्ल रोजर्स ने जो कोर कंडीशंस के बारे में बात किया है उसमें 3 कोर कंडीशन है, वो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि जब भी हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सेल्फ तो इन्वॉल्व है, बट यह है कि जो कार्ल रोजर्स ने जो है उसको सेल्फ को जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया है। क्योंकि एक्चुअली जो कार्ल रोजर्स थे वो जो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट थे और वो जो डे टू डे में जो डिफरेंट टाइप के जो लोगों से इंटरेक्ट करते थे जिनका कोई जो साइकोलॉजिकल हेल्थ की जिनको प्रॉब्लम थी, तो उसी के बेस पे जो है उन्होंने बहुत सारे जो है पॉइंट्स नोट किए अपने जो पेशेंट से जो क्लाइंट से, उसके हिसाब से उनको प्रैक्टिकली अपनी थ्योरी के अंदर में उसका फिर जो प्रॉब्लम्स को पहले समझा फिर उसका सॉल्यूशन निकाला। तो एक्चुअली जो कार्ल रोजर ने जो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात की है उसमें उन्होंने ये बोला है कि हमारी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसमें उसको हम देखा जाए तो 3 उसके उपभाग में बांट सकते हैं। एक तो वो है कि जो हमारा जो आइडियल सेल्फ है जो हम बनना चाहते हैं, एक है हमारा जो है सेल्फ वर्थ और दूसरा है हमारा सेल्फ इमेज। तो बेसिकली सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ, तो ये 3 तरह के सेल्फ के बारे में कार्ल रोजर ने बात की है। जो एक्चुअली जो हमारा जो सेल्फ वर्थ है या सेल्फ इमेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि
सेल्फ वर्थ में यही है कि जो हम अपने बारे में जो हम प्राउड फील करते हैं कि हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या हमारी सक्सेस है, क्या हमारे फेलियर्स है, जो हम अपने आप को जो एक वैल्यू देते हैं वो हमारे सेल्फ वर्थ में आता है। और सेल्फ इमेज में एक थोड़ा सा हट के ये हो जाता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, एज ए जहाँ तक हमारी अपीयरेंस की बात है या हमारे बिहेवियर की बात है कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम जो बेसिकली देखें तो एक उसको हम दोनों को अगर एक साथ ही मान लें तो एक हमारा रियल सेल्फ हो जाता है और एक हमारा जो आइडियल सेल्फ। यानी रियल सेल्फ तो वो है जो आज हम हैं और आइडियल सेल्फ वो है जो हम बनना चाहते हैं। तो एक्चुअली इसी को जो है उन्होंने सेल्फ कंसेप्ट के रूप में बताया है कि जो हमारे जो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ है, इसके अंदर उन्होंने कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस दो टर्म यूज़ किए हैं। बेसिकली कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि हमारा जो आज का जो रियल सेल्फ है और जो आइडियल सेल्फ है उसके अंदर कितनी कंपैटिबिलिटी है। और जो अगर वो उन्होंने उसको एक डायग्राम के हिसाब से बताया है कि उसमें एक दो सर्कल में उन्होंने बताया है कि अगर हम हमारा जो रियल सेल्फ है और जो हमारा आइडियल सेल्फ है उसको अगर वो अपने एक दूसरे को जो ओवरलैप ज़्यादा करते हैं तो वो जो हमारा कॉन्ग्रुएंस की स्थिति होती है। लेकिन अगर जो उन दोनों में ओवरलैपिंग कम है तो वो जो है इनकॉन्ग्रुएंस की स्थिति होती है। तो एक्चुअली जो अगर इसको हम एक उदाहरण से समझें कि सपोज़ आपका एक आइडियल सेल्फ था कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो और आपका उसमें अगर इसी दौरान में आपको कभी ऐसा लगा कि आपको कहीं से एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई और आपने जो अपना जो आइडियल जो सेल्फ था आईएएस बनने का वो उसको अभी आपने साइड लाइन कर दिया। हो सकता है कि अभी आप बहुत अच्छी इनकम भी गेन कर रहे हों, लेकिन एक टाइम के बाद हो सकता है कि आपको इनकम होने के बावजूद भी, क्योंकि आपका आइडियल सेल्फ कुछ और था, हो सकता है कि आपको अच्छी इनकम मिलने के बावजूद भी अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन ना हो। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो आपकी जो है जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। हो सकता है कि आप इनकम होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा आइडियल सेल्फ होता है और जो रियल सेल्फ होता है उसके अंदर कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है। तभी जो है हम आगे जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, वो हमें तभी मिल पाता है। तो ये एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है जो कार्ल रोजर ने एक दिया है। दूसरा वो बात करते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में। एक्चुअली कार्ल रोजर्स का कहना है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होते हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं। तो एक्चुअली रियलिस्टिक बनने के लिए जो रियल लाइफ का जो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बेसिकली हमारी लाइफ के वो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं या वो जो इंटरनली हम फील करते हैं, क्योंकि क्या है कि हर व्यक्ति के पीछे जो एक इन्वायरमेंट होता है और उस इन्वायरमेंट के जो चीज़ें उसके लिए रेलिवेंट है, उसके लिए जो उसको फिनोमिनल फील्ड बोलते हैं। तो हर पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बुक से मिलती हैं, जो हमें कोई और बताते हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, लाइफ के जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो तब तक वो हमें एक रियल फीलिंग नहीं आ पाती है। तो उनका मानना है कि जो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं उनको एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये सब व्यक्ति में होता ही है और ये सबके लिए एक यूनिक होता है, क्योंकि हर एक पर्सन का जो वर्ल्ड को जो देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग होता है। अब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को उन्होंने इस तरीके से भी बताया है कि जो कुछ भी सपोज़ किसी व्यक्ति विशेष की लाइफ में कुछ इंसिडेंट होते हैं, मान लो कि कोई बैड इंसिडेंट हो गया, उनको कोई एक्सीडेंट हो गया या उनकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो वो तो ऑलरेडी जो इंसिडेंट जो उसके जो हार्म है वो तो है ही है, लेकिन जो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में हम उसको उस इंसिडेंट को जो है वो एक अलग एंगल से देखते हैं, उससे क्या लर्निंग है या उसको हमारे पे जो क्या इमोशनल इफेक्ट होते हैं, वो जब सब जो है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में आते हैं। और जो तीसरी जो बात की है उन्होंने कार्ल रोजर ने वो बात की है कोर कंडीशंस के बारे में। तो एक्चुअली जैसे कार्ल रोजर का कहना है और इवन इस बात को वो भी जो अब्राहम मैस्लो भी से एग्री करते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हमें एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। तो तभी जो है कोई व्यक्ति को अगर वो एक्सेप्टेंस मिलती है
और उनको एक सपोर्ट मिलता है अपने इन्वायरमेंट से, तभी वो जो है ग्रो कर पाते हैं। तो उसी को जो है थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया है कार्ल रोजर ने कि जो कोर, क्योंकि वो खुद जो है प्रैक्टिसिंग जो साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो अपने जो पेशेंट को ट्रीट करते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो हम उनको ट्रीट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें जो है उनके साथ एक उनको एम्पैथी भी शो करनी है और उनको एक एक्सेप्टेंस भी देनी है और उनको जो है एक जेन्युइननेस वाली फीलिंग देनी है कि ऐसा नहीं है कि जस्ट दिखाने के लिए कर रहे हैं, उसमें एक सिंसेरिटी भी हो। तो उन्होंने इसको एक जोर दिया है कि हर व्यक्ति को ये कंडीशन मिलती है। और उन्होंने जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बोला है कि जैसे कि एक प्लांट होता है तो उसको प्लांट को ट्री बनने के लिए उसको वाटर भी चाहिए, उसको एयर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, उसको जो है मैन्योर भी चाहिए, खाद वाला, तो तभी वो ग्रो कर पाता है। उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स को, हालांकि उन्होंने अपने वो पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम हर व्यक्ति की लाइफ में देखें तो उनको जब एक्सेप्टेंस मिलती है सोसाइटी से और उनको एक जो जिसको उन्होंने एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में बात की है, तो क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम कहीं को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उसमें वो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है, लेकिन उन्होंने इसमें यही बोला है किसी भी व्यक्ति को ग्रो करने के लिए जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर वो जो किड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट जो है वो उसमें एक कंडीशन डाल देते हैं कि अगर आप इतने नंबर लाओगे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, अदरवाइज जो है उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड रहता है। तो उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति है उसको जो है अनकंडीशनल अगर पॉजिटिव जो रिगार्ड मिलेगा तभी वो ग्रो कर पाएगा। और ख़ासकर जो चाइल्डहुड, और ये कहीं ना कहीं जो सभी लोगों के साथ चाइल्डहुड में ही ये जो है एक्सपीरियंस वो कर लेते हैं, वो उनके माइंड में ये चीज़ सेट बैठ जाती है अपने बारे में। और चौथे नंबर पे कार्ल रोजर्स ने जो बात की है वो की है फ्री विल के बारे में। एक्चुअली कि फ्री विल से उनका कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से जो किसी कार्य को कर पाए और उसके अंदर उसको कोई हिंड्रेंस नहीं है या उसको कोई रुकावट नहीं है, तो उसको हम फ्री विल बोलते हैं। और फ्री विल का एक जैसे एक वाइड टर्म मीनिंग अगर देखें तो जैसे कि जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो सिगमंड फ्रॉयड, उनका कहना था कि हम ह्यूमन बींग्स की बहुत सारी और एनिमल्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं कि जो वो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो बाय प्री डिटरमिन्ड होती हैं। तो लेकिन जो कार्ल रोजर ने जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में बात की है वो उन्होंने बात किया है कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फ्री विल वाले प्राणी होते हैं, वो उनका अपने थॉट पे पूरा कंट्रोल होता है और वो फ्री विल से अपना कार्य करते हैं। तो ये एक्चुअली जो मेन पॉइंट्स हैं इसके जो कार्ल रोजर्स की थ्योरी के। और ऑलरेडी हमने अब्राहम मैस्लो की थ्योरी का देख लिया कि जिसमें कि उन्होंने भी अल्टीमेटली जो सेल्फ एक्चुएशन की बात की है। तो अब ये दोनों का हमने जो थ्योरी का जो मेन पॉइंट समझ लिया है, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो अभी मैंने पहले बात की थी कि जो अब्राहम मैस्लो ने जो अलग 18 जो रेप्यूटेड पर्सन्स हैं उनको एनालाइज किया और उनकी लाइफ को और उनकी जो करेक्टरिस्टिक को देखा, तो उन्होंने उसके अंदर जो क्या क्या करेक्टरिस्टिक देखी, तो उसमें जो एक सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन में होती है, क्योंकि ऑलरेडी अपने हिसाब से तो हर व्यक्ति अपने आप को एक सेल्फ एक्चुअलाइज का एक अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन एक रियलिटी में सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन की जो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, किस व्यक्ति को हम बोलेंगे कि ये सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन है, उसके लिए जो मेन जो पॉइंट्स है, तो चलिए अब हम उस पर नज़र डालते हैं।
सेल्फ एक्चुअलाइज जो पर्सन होते हैं, जो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स में जो अब्राहम मैस्लो ने बात की कि 15 मेन उन्होंने करेक्टरिस्टिक निकाली है, तो उसमें से हम कुछ के बारे में अगर बात करें जो मोन इम्पॉर्टेंट हैं, तो एक्चुअली सबसे बड़े तो सबसे पहले पॉइंट जो क्वालिटी जो है जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होती है उनमें ये होती है कि जो वो रियलिटी को जो है बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और वो जो है जो अनसर्टनिटी या अनिश्चितता होती हैं, अनिश्चितताएं, उनको जो है वो सहन कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी ये है, और दूसरा उनके अंदर जो है सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, और उसके अलावा जो है जो स्पॉन्टेनिटी उनके अंदर बहुत अच्छी होती है कि वो जो भी चीज़ है वो काम को जो है स्पॉन्टेनियसली कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है जो मेन पॉइंट है वो है कि वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब लाइफ में कोई भी अचानक कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या होता है कि कई बार लोग जो है वो उसको प्रॉब्लम को ना देख के जो है उसको जो है उसको उनका फोकस जो है लोगों पे चला जाता है। तो लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होते हैं वो जो प्रॉब्लम को है वो प्रॉब्लम की तरह से देखते हैं कि इसकी रूट काज कहाँ है, और वो उसको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो जो है पॉइंट आउट करने लगे कि ये किसकी वजह से आई है। तो वो एक्चुअली जो प्रॉब्लम सेंटर्ड पर्सन होते हैं, जो एक्चुअलाइज पर्सन होते हैं। और उसके अलावा जो है हाईली क्रिएटिव होते हैं, मतलब उनकी जो क्रिएटिविटी पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है जो सेल्फ एक्चुअलाइज के। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होते हैं वो अपने आप को, उनकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी होती है, और वो दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज़ जैसे वो हैं। तो ये एक जो है सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन का ये है। और उसके अलावा अगर हम जैसे हम बात कर रहे थे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन जो है वो सिर्फ अचीवमेंट की बात नहीं है, उसके अंदर जो उनकी और भी उनकी क्वालिटीज़ हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन में जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उनके जो मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो ना प्रेजेंट में वो पीक एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करते हैं, वो मतलब पीक एक्सपीरियंस उनको होते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम प्रेजेंट में ना जी के या तुम पास में जीते हैं और फ्यूचर के बारे में वरी करते रहते हैं। लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होते हैं वो जो है प्रेजेंट में जीते हैं, और हर मोमेंट को जो है वो बहुत ही मतलब डीप वे में उसको एंजॉय करते हैं। और ये जो सबसे बड़ी एक क्वालिटी है सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन में। और उसके अलावा जो है वो एक डीप एप्रिसिएशन में जो कैपेबल होते हैं कि दूसरे व्यक्ति को कैसे डीपली जो है अप्रिशिएट करना है, और बेसिक लाइफ एक्सपीरियंस को भी जो है वो लाइफ के इंजॉय करते हैं, और उनका जो स्ट्रॉन्ग मोरल एथिक्स होते हैं। तो बेसिकली ये ओवरऑल हमने जो है जो देख ली है कि सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन के क्या क्या जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और जिसकी वजह से जो है वो दूसरे लोगों से भिन्न होते हैं। तो अभी हमने अगर ओवरऑल देखे तो हमने जितनी भी जो थ्योरीज अभी देखी हैं डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई, तो ये एक्चुअली सभी जो है को एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी रेलिवेंट हैं, वो अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे भी जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो साइकोएनालिटिक के क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करते हैं। वो जो ऑलरेडी जो हमने बात की, जो बहुत सारी जो सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं एनिमल्स के एग्जांपल से, जैसे हमने देखा, जैसे हमने सी टर्टल्स के एग्जांपल से देखा हमने, जैसे कि जो कैंगरूज हैं उनके जो बिल्कुल जो ब्लाइंड जो उनका फीटस होते हैं वो अपने आप जो है वो मदर के पाउच तक चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें शो करती है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं। और हमने जो लाइफ स्पैन की बात, थ्योरी की बात की, तो डेफिनेटली जो एक यूथ में जो एक्सूबरेंस होता है, तो उनका जो एक हमने अब जैसे कई बार देखा है कि कई लोग, जैसे अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, तो अगर वो जो यंग एज में होते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर एक थोड़ा उनका डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो अगर फूड हैबिट्स की बात करें तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो यंग एज के अंदर जो है वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ओल्ड एज में जाते हैं तो वो वेजिटेरियन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, और भी इसके साथ बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो है हमारे जो बिहेवियर है वो
एज के हिसाब से जैसे चेंज होता रहता है। तो ये सारी जो थ्योरीज़ हैं ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, और जिससे हमें ये काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की जो पर्सनैलिटी या करैक्टर को शेप देते हैं। और हालांकि अगर हम इन सब लोगों का एक समराइज व्यू लें तो एक काफ़ी लाइक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शिव खेड़ा ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का जो बिहेवियर है वो एक्चुअली 3 E's पे डिपेंड करता है। उन्होंने 3 E's पर्सपेक्टिव दिया है। तो सबसे पहला तो है वो एजुकेशन है, दूसरा इन्वायरमेंट है और तीसरा एक्सपीरियंस है। तो यानी उनका कहना है कि जैसे किसी व्यक्ति को एजुकेट किया जाए तो उसका जो बिहेवियर है उसी हिसाब से शेप करता है। वो एजुकेशन जो है वो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन भी हो सकती है, माइंड की भी हो सकती है, हार्ट की भी हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि जो एक मॉडर्न स्कूल में जो है आजकल इंटेलेक्चुअल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन जो एक अच्छे गुरुकुल टाइप के जो स्कूल्स हैं उसमें जो है हार्ट की ट्रेनिंग के हिसाब से जो है उनके मोरल पार्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा एजुकेशन से हमारी जो पर्सनालिटी में और करैक्टर में फ़र्क एक शेप लेती है एजुकेशन की वजह से। और दूसरा जैसे कि इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो व्यक्ति एक बुरी संगत में जा रहा है उसी को इन्वायरमेंट कहें। इन्वायरमेंट कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट पे है जो उसके तरह के जो लोग हैं, चाहे वो हाई प्रोफाइल स्टेटस ही क्यों ना हो, उनका जो एक उनको उन लोगों से जो वैलिडेशन मिलता है तो वो उनके बिहेवियर के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है। लेकिन जब वो लाइक लार्जर सोसाइटी से जब डील करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जिस काम के लिए उनको वैलिडेशन मिल रहा था तो वो दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो पर्सनैलिटी और करैक्टर है वो हमारे इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होती है। और तीसरा तो एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है ही है कि अगर जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर कोई लाइफ में बुरा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो उस चीज़ के लिए काफ़ी कॉशियस हो जाएगा। वो आगे लाइफ में जब भी कोई वो उससे रिलेटेड कोई चीज़ आएगी तो वो काफ़ी कॉशियसली बिहेव करेगा। तो बट ओवरऑल क्या है कि जब हम किसी भी व्यक्ति विशेष से अपनी लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं और कई बार क्या है हम उनके बिहेवियर से डिस्टर्ब हो जाते हैं या वो हमें कई बार फ्रस्ट्रेट कर देते हैं या प्रोवोक कर देते हैं, तो लेकिन अगर हम अपने माइंड में इस चीज़ को मान लें कि ये कहीं ना कहीं इसकी एजुकेशन की वजह से ये ऐसा कर रहा है या इन्वायरमेंट की वजह से ऐसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन को जो है जो टॉलरेट करने में हमें थोड़ी आसानी होती है। तो ये एक तरह से हमें अगर मालूम होता है कि किस व्यक्ति का एक बिहेवियर का एक क्या पैटर्न है और उसके पीछे क्या कारण है, तो थोड़ा सा उन व्यक्तियों को टैकल करने में और उनको टॉलरेट करने में भी थोड़ा आसानी होती है। तो ये हमने इस तरह से अब ये सेक्शन 2 में हमने सारी थ्योरीज़ का जो हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। तो चलिए अब हम अपना जो नेक्स्ट सेक्शन जो सेक्शन 3 है बिग 5 ट्रेड्स, अब हम उसमें मूव करते हैं।